हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर नाउ विद टीचर सेंटर। एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं करवाऊंगी चैप्टर 4 जो कि लोकतांत्रिक राज्य की सेकेंड पार्ट है। और इसमें डिटेल एनालिसिस करने के लिए पूरा यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर यूपीएससी होता है। और आपको पता ही होगा यूपीएससी के लिए, पीसीएस मेंस के लिए या फिर जो प्रीलिम्स का पेपर देते हैं उसके लिए आप कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और आपको याद करने में भी हेल्प करता है। बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारे घटनाओं का इसमें जिक्र होता है, पूरा बहुत अच्छे से एनालिसिस होता है। तो दिन ब दिन जिस तरह से एनसीईआरटी में सुधार, मतलब बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, सब मैं दिखाऊंगी। तो वन बाय वन सबका डिटेल हम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। इसके पहले आपने लोकतांत्रिक सरकार वगैरह कुछ पढ़ रखा है, आज पढ़ेंगे राजनीतिक दल का। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। इसको आप पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ के पढ़िएगा तो आसानी होगी समझने में। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं बता रही हूँ आपको। ओके, चलिए तो पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में। परिचय तो आप पढ़ सकते हैं। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? तो जैसे कि आपने लोकतांत्रिक सरकार पढ़ा, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के एक सरकार बनाते हैं, तो इसमें राजनीतिक दल होते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही होता है। जैसे उनको तो संविधान के बारे में भी नहीं पता होता है, लेकिन हाँ, ये पता होता है कि लोग चुनाव में लड़ते हैं, जो राजनीतिक दल पार्टियां सब पता ही होते हैं। तो राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जैसे कि लोगों को पता ही नहीं होता है। तो ठीक है, बहुत सारे उसमें लोगों के प्रिय होते हैं। जैसे बहुत सारी पार्टियां बहुत लोगों के प्रिय होते हैं। बहुत सारे अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के भी दलों को ही दोषी मानते हैं। ऐसे में सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में गिनती के राजनीतिक दल थे, लेकिन आजकल ऐसा देश ही नहीं है जहाँ पर राजनीतिक दल ना हो। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक दल मतलब दल के लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार की सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उनका नजरिया समाज के उन वर्ग समुदायों विशेष की तरफ झुका होता है कि किसी दल की पहचान उनकी नीतियों और उनके सामाजिक आधार से तय होता है। राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से होते हैं। जैसे नेता होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं और अनुयायी या समर्थक होते हैं। तो राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं? तो राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और इस दल इस काम को कई तरह से करते हैं। जैसे चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य समर्थक करते हैं। अब वही इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम के मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इसके अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं, जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करता है। तीसरा है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। दल की सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियां और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं और उनको प्रशिक्षित करती हैं। फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें।
पाँचवां है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय इर्द गिर्द ही समाज में लोगों की राय बनती जाती है। छठवां है, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, सबसे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा देते हैं। राजनीतिक दलों की जरूरत, तो राजनीतिक दलों की जरूरत है सरकार के कामकाज को करना। तो अगर दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दल नहीं होते तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र निर्दलीय होते, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों की चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम करेंगे, जो करने के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो हमें गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं कि हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना, विकसित हो या अविकासशील हो। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाज के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार को समेटने और सरकार की नजर लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ करने की जरूरत होती है, ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, राजनीतिक दल उसको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। कितने राजनीतिक दल हैं? लोकतंत्र में नागरिकों को कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकरण करवाने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल सरकार बनाते और चलाने की अनुमति है। इसी कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो इसके पहले आपने चीन के बारे में पढ़ा था, जहाँ जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं है। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल बन नहीं पाता। और हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती है। वही वहाँ अनेक पार्टियां दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, तो दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर दूसरों से गठबंधन करने सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा।
अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घुल-मिल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाता है। तो इसमें कौन-सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं, यह एक लंबे और दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। इसमें समाज की प्रकृति, उसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थिति के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक भौगोलिक विविधता को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले संभव नहीं है। राजनीतिक दलों में जनभागीदारी। तो अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से सही हो है। बड़े बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण तथ्य बताते हैं दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं है, बहुत भरोसा नहीं है के पक्ष में बोले तो उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वाले से काफी ज्यादा है। यही बात ज्यादातर लोकतंत्र पर लागू होता है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दल के कामकाज में लोगों की भागीदारी का असर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से ज्यादा है। तो ठीक है। तो थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्टियों के बारे में दिया गया है। विभिन्न दलों की जनसंख्या सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शीर्ष विश्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। ये देख सकते हैं ग्राफ आप। ठीक है। तो यहाँ पर 27% कनाडा वाले मानते हैं कि लिबरल। तो ठीक है, मैं इसको देख ली। राष्ट्रीय दल के बारे में जानते हैं। तो विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखते हैं और दल अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुछ मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियां, कार्यक्रम और रणनीतियों को ही मानती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इनका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों को 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता देगी, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी को मिली। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश के 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इसमें प्रत्येक दल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में जाने। तो यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तीर पार्टी का प्रतीक है, निरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध। 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.7% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल कर जिसमें लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बहुजन समाज पार्टी। तो स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ और बहुजन समाज सबसे दलित और आदिवासी पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनकी प्रतिनिधित्व करने का दावा है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है।
दलों और दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण, उनके हितों की रक्षा के मुद्दों से सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार अम, उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टी से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। अब इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी तो पुराने भारतीय जनसंघ को जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों पर तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन के नेता की हैसियत से पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र के शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? तो 1925 में गठित मार्क्सवादी, लेनिनवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट जिसमें मकबा इससे अलग हुआ के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट मिला और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों के साथ लाने की पक्षधर है ये पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट क्या है, जिसे सीपीआईएम कहते हैं? तो 1964 में स्थापित मार्क्सवादी लेनिनवादी में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की समर्थन तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायता और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार, गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने लगभग 1.75% वोट और लोकसभा में की 3 सीटें हासिल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1985 में गठित दल में कई बार विभाजन हुए। आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल में भारत एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार 1980 से 89 तक इसने ने देश पर शासन किया। 1989 के बाद दल के जन समर्थक में कमी आई। अभी यह पूरे देश और समाज में सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्यमार्गी इस दल में धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इस नीतियों का गरीबों, कमजोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014 से 19 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट तथा 52% सीटें मिली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिक के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में यह ताकत होने के साथ ही मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। तो देख सकते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस 1939, जम्मू कश्मीर बहुत सारे पार्टियों के चुनाव चिन्ह है, इसको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं जनता दल है और लोक जन जो जहाँ का है वहाँ का आप देख लीजिए अच्छे से। मैं आपको इसको पॉज करके तो 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदारी 2019 के लोकसभा में इसने कितना इतना और जीता था। क्षेत्रीय दल क्या है? इस साल
क्षेत्रीय दल हैं। इस 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने ये पुराना जो है अपडेट है, अभी तो आप भी इंक्लूड है और 1 पार्टी 2 पार्टी शायद हट गई है, तो आप इस बार कंफर्म कर लीजिएगा। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, ये ज़रूरत नहीं है कि अपनी विचारधारा नज़रिए में पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल और कुछ क्षेत्रों में सफलता मिल गई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन और इसकी कई राज्य में इकाइयाँ हैं। तो ये देख सकते हैं राजनीतिक दलों के बीच चुनौतियाँ क्या हैं। तो हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों की ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ यह भी लागू होता है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज 4 पहलुओं पर केंद्रित रहती है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति और जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या ताकत में वृद्धि हुई है। इसमें भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है। परिणामतः राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं और 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरे राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। तो ये देख सकते हैं पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं से सूचनाओं का साझा करते नहीं हैं और सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहते हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके पास ना नेताओं के से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनमें असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसके लिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हैं और अपने नजदीकी लोगों यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यही प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में है, खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफी पैसा हो या पैसे जुटा सकें। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां अमीर लोग उस पार्टी की नीतियां और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टी चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र समर्थक लोकतांत्रिक राजनीतिक अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति ही। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है। नीतियां कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए, अपने देश में भी सभी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इसमें अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है और कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं।
तो ये देख सकते हैं आप चित्र। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो इन चुनौती का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे दल में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं है तो उन्हें कैसे सुधारने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह किसी नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में प्रयास किए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे को लोभ लोभ में दल बदल करने आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होती है। इस नए कानून में दल बदल में कमी आई है, पर इस पार्टी में विरोध को कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक उसे मानना ही होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने पैसों के अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने और उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का एक ब्यौरा एवं शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था को लोगों को अपने उम्मीदवारों को बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना सही है नहीं जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक यह भी बात भरोसे से नहीं कर सकते। इस व्यवस्था के बन जाने के बाद राजनीतिक अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं, तो चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किए होता है और यह बात अभी नहीं कही जा सकती। इसमें राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के अवसर भी अक्सर कई कदम उठाए जाते हैं। जैसे राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सभी दल को अपने सदस्यों की सूची रखे, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में लगभग 1/3 टिकट जरूर दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए और सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, भवन वगैरह के रूप में हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसे दिए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया जाता है तो संभव कि इसमें सुधार हो, लेकिन इस हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हम संविधान रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए सॉरी। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह हो सकता है। इससे सभी दल कानून के दरकिनार अ, करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने में सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का और दूसरा है यह चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होता है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति की समाधान ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक और बेहतर राजनीति है। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये लोकतंत्र पूरा राजनीतिक दलों के बारे में जानकर? तो अपने यहाँ के राजनीतिक दलों के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।